हेलो बेटा, चलो। वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने काफी कुछ देख लिया था, उसी में थोड़ा सा एक आगे और चीजों को कंसीडर करते हैं। देखो कैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है सब चीजें, बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका मेन फॉर्मूला बाद में याद रख लेना, बट तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। मान लो यहाँ पे सेंटर पे एक रस्सी ऐसे पॉइंट को ऐसे बांधा गया है, इसका मास m है। कितना मास है m, और ये इसका क्या है, और ये रस्सी है जिसकी लेंथ को मैं r मान, क्या मान रहा हूं, r। ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखो एक बहुत छोटी सी बात समझो। अगर तुम पुराने उस पे जाओ तो हमारे पास ये 3 पोजीशन हुआ करती थी, अगर तुम्हें याद हो। मेन जो हमारे पास पोजीशंस थी वो ये थी कि अगर तुम यहां पे ढंग से समझने की बात को, अगर तुम यहां पे √5gr की स्पीड देते हो तो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करता हुआ आ जाता है। अच्छा, इस जगह पे जो हमारी स्पीड आती थी, अगर तुम ढंग से देखो तो आती थी √3gr, और यहां पे जो स्पीड आती थी वो आती थी √2gr। बात समझ आई। और ये एक जगह पे और ऐसा होता था, तो ये होता था तुम्हारा 60 डिग्री, ये 30, ये 30। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे स्पीड आती थी तुम्हारी √4gr। ये बात सबको समझ में आई थी, मैंने ये कराया भी था, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। तुम सोच के देखो, यहां तक पहुंचते पहुंचते √2gr खत्म हो जाती है। पक्का ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना खत्म हो जाती है, √2gr। तो बताओ, कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं कि अगर इस जगह पे स्पीड √2gr से कम रखी जाए, क्या रखी जाए, √2gr से कम। तो सोचो ये पार्टिकल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब ये पार्टिकल यहां पे ऑसिलेट करेगा। अगर इस स्पीड को तुम क्या कर दो, लेस देन √2gr, तो पार्टिकल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। यहां से ऐसे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा और एसएचएम करेगा, और टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये जो स्पीड में कह रहा हूं v0, अगर v0 की स्पीड लेस देन √2gr है ये, तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा। टेंशन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर तुम यहां इस जगह तक 2gr कर उसे कम रखोगे तो ये पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। समझ आया? और होगा क्या, ऑसिलेशन। ये उसको एसएचएम बोल सकते हो, सिंपल पेंडुलम की तरह वर्क करेगा। लेकिन उसको एसएचएम ना बोलो क्योंकि ये 90 डिग्री जाएगा, एसएचएम होता है स्मॉल एंगल के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ऑसिलेशन करेगा। इतना सही है। लेकिन अगर ये स्पीड √2gr से ज्यादा हुई तो पार्टिकल यहां निकलेगा। ये बात समझ में? और अगर मैं कहूं कि 5gr से कम हुई तो पार्टिकल में टेंशन यहां कहीं जीरो हो जाएगा, और हमें वही चीज फाइंड करनी है। यानी कि जब v हमारा किससे कम होगा, √5gr से कम, और किससे ज्यादा होगा, √2gr से ज्यादा, तो टेंशन इन बिटवीन कहीं पे जीरो हो जाएगा। और हमें ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, हमें वही निकालना है कि फाइंड आउट द एंगल व्हेन टेंशन बिकम्स जीरो, कि टेंशन कहां पे जीरो होगा, हमें वो फाइंड करना है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। अभी ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अब जनरलाइज कैसे करेंगे वो सुनना। ये यहां से हटाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी थोड़ी ना कि इतनी देर है, ये सब हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये सब हटा देते हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चन समझो। मैंने तुमसे कहा कि इसको हमने इस जगह पे वेलोसिटी दी है, सपोज v0, और मैंने कहा इस जगह पे कहीं टेंशन जीरो हो गया और हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, मैं वर्टिकल एंगल ले रहा हूं, ये नहीं ले रहा हूं। बात हुई, अगर ये निकालना होगा तो 180 माइनस थीटा कर देना, बट ये ज्यादा कैलकुलेशन वाइज आसान होगा। और मैंने कहा कि इस जगह पे टेंशन क्या हो गया, जीरो। लेकिन इस जगह टेंशन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी खत्म हो गई है, इस जगह पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी व्हिच इज इक्वल टू v। ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां v0 √5gr नहीं है, v0 किसके बीच में है, √5
5gr से कम और √2gr से ज्यादा, मतलब वो यहां से निकल जाए, और यहां से निकलेगा तो इन बिटवीन टेंशन जीरो होगा। तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया, और वो एंगल मुझे निकालना है कि कहां पे टेंशन जीरो होगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द एंगल व्हेन टेंशन बिकम जीरो। ये बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, देखो कैसे इसको डील करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर इस जगह पे टेंशन जीरो हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, तो अगर मैं यहां से एक लाइन बनाऊं, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितनी होगी r cos थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इस पॉइंट को a मान रहे हैं, इस पॉइंट को b मान रहे हैं, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस। इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने? जीरो। तो जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg r प्लस r cos थीटा। अगर ये बात तुम्हें समझ आएगी, ये r है और ये r cos थीटा को प्लस कर दिए, ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अगर तुम ढंग से ध्यान दो तो इस जगह पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई r, डाउनवर्ड एक mg लगेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का ये आएगा mg cos थीटा। बात समझ? टेंशन जो कि जीरो हो गया है, तो हम यहाँ पे, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और अगर हम ये r को इधर ले आए तो हम, और mm को अभी रखे, कोई बात नहीं, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा mg r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर, और अगर इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई जो मुझे यहाँ रखनी है। समझ आ गई कि नहीं आ रही? आप जरा ढंग से रखो। तो अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ लिखेंगे 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये mg r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहाँ देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा mg r, ये और ये अंदर क्या गया प्लस mg r cos थीटा। ये बात समझ आ रही है? तो पूरे में एलसीएम ले लो, तो यहां आ जाएगा mg r cos थीटा प्लस 2mg r प्लस 2mg r cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m पूरे से उड़ गया, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू r cos थीटा 2gr cos थीटा, तो 3gr cos थीटा और ये 2gr। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? इसको इस तरफ ले आओ, v0 स्क्वायर माइनस 2gr इज इक्वल टू 3gr cos थीटा। बताओ इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो v0 स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr इज इक्वल टू cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो, बस कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें समझ आ जाए, पूरा बात समझ में आई? ये वो केस है कि इस जगह पे तुम कुछ वेलोसिटी दो और ये पता करना हो कि टेंशन कहां से हो जाए। क्वेश्चन का और एक खास बात, क्योंकि एक चीज और बताओ, अच्छा अगर तुम्हें cos थीटा पता चल गया तो देखो, तो तुम यहां से इस वाले इक्वेशन में से v भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। v को कैलकुलेट करके देखें, यहां से करके देखो। देखो अगर ये वैलिड है, 2 तो पहले ही लिखा था हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, r इधर ले आए, तुम यहां लिख सकते हैं mg r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर, m से m उड़ गया तो ये आ गया कितना, g r cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर।
और cos थीटा की वैल्यू रही वो यहाँ रख सकते हैं, तो नीचे से जी आर कट जाएगा। तो जरा देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जी आर और cos थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GR डिवाइडेड बाई 3GR। GR और GR कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GR डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। और अगर इसको निकालें तो रूट लगा दो, यहाँ से ये हटा दो। ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रख लेना है, ये एग्जाम्पल में ये काम आएगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो मुझे बता। क्लियर हो, समझ आए? हाँ देखो इस पे एग्जाम्पल कंसीडर करते हो तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा और चीजें तुम्हें समझ में भी आएंगी। ओके देखो अगर मैं तुम्हें ये कहूं फॉर्मूला याद है ना, कितना हमने थीटा निकाला था, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ था वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GR डिवाइडेड बाई 3GR। ठीक है, मान लो सपोज आपको ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे देखो डेटा में कुछ ऐसा लूंगा तो मैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। R इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 44 और आपको ये बताना है कि टेंशन कहाँ पे जीरो होगा, वो थीटा फाइंड करना है। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखो cos थीटा इज इक्वल टू बताओ वी नॉट स्क्वायर यानी 44, समझ आ रहा है ना, रूट 44 का स्क्वायर करोगे माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू 1। ये कितना हो गया 44 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 24 बाई 30। समझ आया कि नहीं है? क्लियर? अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो cos थीटा इज इक्वल टू 24 बाई 30, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6 से कट करो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया कितना 5। सही है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू कितना 4/5। डेटा अच्छा मैच किया, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो 37 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे टी क्या होगा 0। समझ आया कि नहीं? अच्छा, इस जगह पे वेलोसिटी निकालनी हो तो वो निकाला था, क्या फॉर्मूला था जब बताना? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं आता है तो तुम एक काम कर लिया करो, यहाँ पे ये एंगल बना लिया करो, ये हाइट कितनी, इस जगह की एनर्जी बैलेंस कर लो, टेंशन तो जीरो है, मतलब फोर्स बैलेंस कर लो। तो मुझे बताओ इधर क्या लगेगा mg cos थीटा यानी कि mg cos ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये तो कर सकते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? थीटा तुम्हें पता चल गया 37 डिग्री, m से m कैंसिल हो गया, g की वैल्यू कितनी 10 इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू v स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ ये कितना हो गया, इसको धर लिया 2 यानी 4। तो समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये π2 नहीं होगा, ये mv स्क्वायर बाई r होगा। अरे बाहर की तरफ क्या लग रहा था mv स्क्वायर बाई r ना, और ये mg लग रहा था mg का, ये कंपोनेंट टेंशन 0 है, ये 2 नहीं होगा। ओके, तो कितना हो गया 8 इज इक्वल टू v स्क्वायर। समझ आया ना? तो v इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 8, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 2√2। इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी 2√2। देखो ये नीट का इतना लेवल हो सकता है, अगर मैं इसको जे लेवल पे ले जाऊं तो मैं तुम्हें और एक चीज इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं। तो मुझे बताओ अगर इस जगह टेंशन 0 हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड करना, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं बस, बाकी कुछ करा नहीं रहा हूं। अगर इस जगह टेंशन 0 हो गया तो रस्सी स्लाइड कर जाएगी, यानी पार्टिकल अंडर ग्रेविटी आ जाएगा जी के अंदर। तो अब पार्टिकल का मोशन इस तरह का, और फिर से जहां टेंशन आएगा तो फिर से इसी सर्कल को कंटिन्यू कर लेगा।
तो ये ऐसे जाएगा, टेंजेंट 0 हुआ और ये प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं यहाँ तक और तुमसे पूछूं कि पार्टिकल को यहाँ पे इतनी वेलोसिटी दी गई थी तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से काउंट की जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट है। और मैं एच मैक्स लिख रहा हूं, तुम लोग मुझे बताओगे कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, देखो एच मैक्स में लिखने जा रहा हूं, ये पूरी की पूरी एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट। वो एच मैक्स जो है ये पूरा यहां से यहां तक वो मैं लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जिसको समझ आए मुझे बताना। थीटा की वैल्यू तुम्हें दी गई है, वी की वैल्यू तुमने निकाल ली है, थीटा तुमने 37 निकाला है, वी की वैल्यू रूट 2 निकाली है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें समझ आ गया होगा नलायको। यहाँ से ये देख, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और अगर ये एंगल थीटा है तो सोच ये भी थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो ये भी थीटा है। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट लिखी है साइन स्क्वायर थीटा और वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ आया ना? अब ये थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, 50 चीजें ऐसे बनाई जा सकती है, बट ज्यादा कैलकुलेशन में इतना याद रखो कि टेंशन जहाँ 0 होगा वहां पे वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ये सब चीजें जरूरी है, और थीटा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आपको ले लिया ताकि कुछ समझ आ जाए, छोटी छोटी बातें। और देखो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, दिखाता हूँ। मतलब वर्क पावर एनर्जी में इस सर्कुलर मोशन का ये पार्ट ऐसा होता है कि आपको थोड़ा समझना होता है ना। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये एच हाइट से पार्टिकल को छोड़ा गया और उन्होंने कहा कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ऐसे क्वेश्चन तुम बुक में देखोगे। और वो कहते हैं कि इसकी रेडियस है r। ये सर्कल बना लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ठीक। और उन्होंने कहा कि ये हाइट आपको दी गई है, दी नहीं गई है बल्कि तुम्हें कैलकुलेट करनी, और बोला कि यहां से बॉल ऐसे छोड़ दी गई है, ऐसे रेडियस कितनी दी गई है r। और वो बोलते हैं कि कितनी हाइट से छोड़ी जाए कि ये बॉल इस ट्रैक के अंदर ऐसे जाएगी और सर्कल कंप्लीट कर लेगी। अब देखो ये लॉजिकल बात है, इसमें कुछ चीजें थोड़ी जरूरी होती हैं कि अगर ये सर्कल कंप्लीट कर ले, इसके पहले तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये बात समझनी होगी, जब बॉल यहां पे आएगी तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसके पास मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए वो चाहिए √5gr। ये हमने पढ़ा है। रस्सी बंधी हुई थी तो टेंशन 0 होता था, अब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि सरफेस का नॉर्मल तो लग रहा होगा ना, बात वही है। समझ आया? याद रखना। अब इसका मतलब ये, तो अब जरा h हाइट से अगर वो यहां तक पहुंचेगा, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अगर तुम a मान लो और इस पॉइंट को अगर तुम b मान लो, तो इस जगह की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है। क्या है? v। ठीक है, ये v मिनिमम तो हमने अलग से आपको बताया है कि भाई इस जगह पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। ये आपको केवल याद रखने के लिए कॉन्सेप्चुअल बात बताया। लेकिन पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है? v। बताओ एनर्जी कंजर्वेशन मान सकते हो अगर हम इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानिए तो कितनी हाइट पे? h हाइट पे। तो बताओ मास कितना? m। तो क्या लिखेंगे? mgh। क्या इस जगह पे कोई वेलोसिटी है? नहीं। तो प्लस काइनेटिक 0। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mv²। बात समझ में आई? m से m चला गया, 2 इधर आ गया, तो v आ गया √2gh। ये बात समझ में? अब ये 2gh जो है वही अगर मिनिमम बन जाए तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। और मिनिमम होती क्या ये? तो आंसर आ गया, यानी कि v मिनिमम, और मिनिमम है कितनी? √5gr। तो v कितनी है? ये तो √2gh √5gr स्क्वायर कर दो तो देखो कितना हो जाएगा? 2gh 5gr। g से g उड़ गया, h आ गया 5/2r। इतनी हाइट से छोड़ दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, टेस्ट में भी हो सकते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके,
तो इस तरह के हम पार्ट्स को डील करेंगे। क्लियर समझ में आया? अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी जाए कि टेंशन 37 डिग्री पे जीरो हो जाए, तो वो अलग अलग केसेस बनेंगे, वो तुम्हें सोचना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बनाए जा सकते हैं, पर ध्यान तुम्हें रखना है कि इसको कैसे डील करें ताकि हमें सब में कोई दिक्कत ना हो। एक और क्वेश्चन कर देखो, आपको ऐसे कहा जाता है, छोटे छोटे करा रहा हूं, बहुत बड़े नहीं, ताकि आपको समझ आ रहा है। मान लो यहाँ पे हेमिस्फीयर टाइप की चीज ऐसे, ठीक। क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा समझना। इसकी रेडियस r मान ली, इस सॉलिड हेमिस्फीयर, इस पे ब्लॉक रखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो धीरे से इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है, और स्लाइड करके वो कहते हैं वो बताओ, थीटा बताओ जिस समय नॉर्मल 0 हो जाए, नॉर्मल मतलब ब्लॉक गिर जाए, कांटेक्ट को छोड़ दे। तो हम ऐसे करते हैं कि अगर यहां से मान लें कि वो थीटा डिग्री पे कांटेक्ट को छोड़ा, जब स्लाइड करोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी, सपोज दी, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, mv²/r, क्योंकि रेडियस r है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। तो इधर की तरफ अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या लग रहा होगा, mg cos थीटा। इतना तो समझ में आता है ना। और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। अब अगर मैं ये फोर्स बैलेंस करूं नॉर्मली, तो हम क्या लिखेंगे, n + mv²/r = mg cos थीटा। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर ये यहां आ गया है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जब वो यहां पे था, अगर मैं इसको मान लूं कि दिस इज 0 पोटेंशियल, ये वाली चीज को, इस लाइन को मैं क्या मान लूं, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये हाइट कितनी थी, कैंसिल हो, ये टोटल r थी, इतनी कितनी है, r cos थीटा। बेटा ये r है तो ये r cos थीटा होगा, और टोटल r थी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r - r cos थीटा। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दो जगह पे लगाऊं, तो इस लाइन की पोटेंशियल कितनी है, 0, तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी mg r - r cos थीटा। ये इस जगह की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है नहीं, इज इक्वल टू इस जगह की पोटेंशियल हो गई 0 + 1/2 m v², क्योंकि वेलोसिटी ये है, खत्म। कोई टेंशन नहीं है। अब जरा देखो, ध्यान से समझना, ध्यान दे। ये अगर इसको देखा जाए तो इस जगह पे अगर ये कांटेक्ट को छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, mgr 1 - cos थीटा = 1/2 mv²। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये सबको समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर कांटेक्ट को छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0, इसका मतलब ये हुआ कि mv²/r = mg cos थीटा। ये तो लिखा जा सकता है, तो mv² क्या लिख सकते हैं, mg r cos थीटा। एक ही तरह का कैलकुलेशन होता है, इसकी जगह क्या वैल्यू रखोगे, mv² की जगह mg r cos थीटा, यहां मल्टीप्लाई करो, mg यहां अंदर जाएगा, एक r यहां कॉमन लिया था, तो mg r - mg r cos थीटा = इसकी जगह क्या रखोगे, mg r cos थीटा, तो mg r cos थीटा / 2 ये वाला हो गया। अब जरा कैलकुलेशन देखो, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे, mg r = वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि mg r cos थीटा / 2 + mg r cos थीटा। समझ आए, ये 2 एलसीएम ले लो, यहाँ 3 बन जाएगा, तो 3 mg r cos थीटा / 2, और यहाँ पे mg r, देखो mgr हो गया, 2 इधर आ गया है ना, तो 2/3 = cos थीटा। यह आंसर है। याद रखना, नीट में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, सिंपल बात है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये डेटा याद रखेगा कि अगर उसको स्लाइड किया जाए तो किस जगह कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, cos थीटा = 2/3, तो थीटा = cos इनवर्स 2/3। डेटा याद रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अच्छा, इसी में एक और चीज हो सकती है, ये तुम्हें मैं होमवर्क की तरह दूंगा, तुम सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है बहुत आसान चीज, और ना आए तो मुझे बताना। मान लो मैं वही हेमिस्फीयर लेता हूं, भाई दो केस पॉसिबल हो सकते हैं ना, ये हेमिस्फीयर लिया, लेकिन यहां पे जो ब्लॉक रखा गया है उसको मैंने वेलोसिटी दे दी v0। अब आपको बताना है कि किस जगह कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, थीटा निकालना है। अभी भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं। ये r है तो ये r cos थीटा है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात समझ में आ रही। यहाँ पे वेलोसिटी v है तो बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई r लग रहा होगा, इधर की तरफ mg लग रहा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना होगा mg cos थीटा, बाहर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। अगर कांटेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल 0 होगा, पहली इक्वेशन की यही आएगी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चेंज किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको मैं 0 पोटेंशियल लाइन मान लेता हूँ तो ये लाइन जो होगी कितने ऊंची है, इतनी, तो क्या लिखोगे एनर्जी कंजर्वेशन में, mg r माइनस r cos थीटा प्लस, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 mv स्क्वायर। नॉर्मल जब उसको छोड़ेगा तो नॉर्मल हो जाएगा 0, नॉर्मल 0 हो गया तो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से mv स्क्वायर निकाल लोगे, वो यहाँ रख दोगे, फिर इसको उस तरफ ले जाओगे, फिर cos थीटा सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आई मेरी बात? ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो सर्कुलर मोशन में पूछे जाते हैं। एक और चीज समझ लो, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि यहां पे देखो एक स्ट्रिंग होती है, ये आर लेंथ की है और ये है स्ट्रिंग, तो इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है 5g/r, बट ये रॉड है, लेंथ आर है, तो इसको v मिनिमम कितना चाहिए, याद रखना √4g/r। रॉड है तो ये समझ आई मेरी बात। अगर ऐसा कोई सर्कल बना है, उसके अंदर यहां पे एक बॉल रखी है और उसको वेलोसिटी मिनिमम सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5g/r। ये तीनों केस बना लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर रॉड है तो √4g/r। अब ये तुम सोचना कि √4g/r क्यों चाहिए, आपको याद रख लेना है। मैं प्रूव तो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बट अभी तुम्हें ये याद रख लेना, ठीक है। 11th वाले बच्चों के लिए ये सब चीजें प्रूफ करवाई जाएंगी क्लास में, जैसे क्लास स्टार्ट होगी तब, क्योंकि इसके प्रूफ थोड़े से, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस ये जब यहाँ पहुंचेगा तो रस्सी स्लैग हो जाती है, लेकिन रॉड स्लैग नहीं हो सकती है, तो केवल वहां पे वेलोसिटी पहुंचते पहुंचते 0 भी अगर हो जाए तो भी आगे बढ़ जाएगा। तो बस थोड़ा इतना याद रख लेना है कि इस अगर रॉड से एक बॉल अटैच्ड है, इसका मास है, इसका मास भी है, इसका मास भी है, अगर रॉड से बॉल अटैच है, रॉड है, आयरन रॉड है, स्टील रॉड, जो मासलेस है, लेकिन इसका मास नहीं है, रॉड का मास कितना है 0, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए √4g/r करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। और छोटी बातें समझते हैं। तो सर्कुलर मोशन में ये पार्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब तुम देख लो, मतलब उसको कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती। एक यहाँ पे मास ले लिया कि m, इसकी लेंथ मैंने ले ली 5 मीटर, यहां से 4 मीटर नीचे, ये कुछ है नहीं,
यहाँ पे ऐसे एक कील लगी है, समझ आ रही है मेरे पास, एक कील लगी है, ठीक, इस जगह पे ऐसे। अब इसको यहाँ पे छोड़ा गया थीटा डिग्री मान, तो आपको निकालना ये है कि कितने एंगल पे छोड़ा जाए कि जब ये ऐसे यहाँ पे आए, बात समझना, तो यहाँ ऐसे आएगा तो यहाँ पे ऐसे फंस जाएगा ना, ये इस तरीके का ऐसे, और ये जो मास है इसका ये ऐसे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका हो, तो फिर ये ऐसे सर्कल कंप्लीट करेगा, समझ आया नहीं? तो एंगल निकालना, कितने एंगल पे छोड़ा जाए कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। देखो बहुत आसान है, तुम एक बात सोचिए, देखो क्या अगर एक छोटा सा पार्ट में डील करना चाहता था, चलो ना करते हैं, तो मुझे क्या बताओ, मैं केवल इतना पार्ट लेना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि ये यहां पे हो सकता है, ऊपर भी कहीं पे भी हो सकता है, मैं उससे कोई टेंशन तो है नहीं, बट मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब वो यहां पे आएगा तो हमें इस जगह की और इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको इस लाइन पे नहीं रखना चाहता हूं, नहीं तो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगी, इसको थोड़ा ऊपर रखो ताकि तुम कैलकुलेशन ढंग से कर पाओ, ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो ये 5 है, एंगल थीटा है, ठीक, तो मेरी बात समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये थोड़ा नीचे रखो वो सब चलेगा, बट प्रॉपर समझ आना चाहिए। तो मुझे बताओ जब ये यहां पे है, ठीक है, तो ये 5 है, तो ये 5 cos थीटा होगा, तो इतना कितना होगा? ये सर्कल भी ऐसे मत मानना, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉब्लम इस तरह की आती है, मतलब आप चीजों को समझ लेना एक बार ढंग से। तो मैं कोई ऐसा डेटा नहीं मानना चाहता हूं जिसमें तुम 2r लिख पाओ या 1 लिख पाओ, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो इतना पार्ट कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 5 cos थीटा, तो इतना पार्ट कितना होगा? 5 माइनस 5 cos थीटा। अब सर तुम्हें समझ आ गई होगी मेरी बात, पक्का? अब जब यहां आया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो इसको मैं मान लेता हूं 0 पोटेंशियल। अगर ये 0 पोटेंशियल है तो इनिशियल पॉइंट ये रहा और ये फाइनल पॉइंट है ए पॉइंट। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg 5 माइनस 5 cos थीटा। ये बात समझ आई तुमको? कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ढंग समझना, यहां पे काइनेटिक तो है नहीं ये, और इस जगह पे काइनेटिक 1/2 mg स्क्वायर। बहुत आराम से m से m गया, g की वैल्यू 10 मान लेना, 5 बाहर आ जाएगा तो 50 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस cos थीटा। ये समझ आई इस बात? एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। अब हमें निकालना थीटा है, तो मुझे बताओ अगर ये सर्कल कंप्लीट करेगा तो रेडियस 1 है, अगर रेडियस 1 है सर्कल कंप्लीट करने के लिए v जो चाहिए वो चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr, दैट मींस 5 g की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 1, क्योंकि रेडियस 1 मानी है। कितनी स्पीड चाहिए वो यहां रख दो, ये आ गया 50 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी कि 5 into 10 यानी 50, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 25, इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री से छोड़ा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चंस नीट में नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी एक मैंने कर दिया तो समझ में आ रहा होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस पार्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक वो कि टेंशन कहां जीरो होगा और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब है ना। अब कितनी वेलोसिटी दी जाए तो कहां जाए, वो सब थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं उसमें, ठीक है। एक और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे
मान लो तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हो, पार्टिकल को तुमने स्पीड दे दी, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा है, इसकी लेंथ को r मान लिया और इसका मास m है, यहाँ से छोड़ दिया गया और आपको कहा गया कि जब ये ऐसा वर्टिकल हुआ तो बताओ इस जगह पे टेंशन कितना होगा। ये बहुत आसान है, तुम मुझे बताओ यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, ये डिस्टेंस r है, पता है इसके पास इधर की तरफ स्पीड कितनी हुई यार, अब ये बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, यहां से यहां आ रहा है 90 डिग्री का एंगल है, कितना स्पीड आ जाएगा √2gr, अरे r डिस्टेंस नीचे आया ना तो यही तो होगा। तो इस जगह पे एक फोर्स लग रहा होगा mv²/r, दैट मींस m × v² का मतलब हो गया 2gr डिवाइडेड बाय r, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2mg, ये आया कि नहीं आया, और साथ में इसका एक और लग रहा होगा mg, तो बताओ टेंशन इस जगह पे कितना हो गया 3mg। ऐसे क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं, समझ आया? तो मैं इसलिए तुम्हें बता दे रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ऊपर से छोड़ा जाए, कहीं से छोड़ा जाए, सर्कुलर मोशन कर रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है मिनिमम, इस जगह पे अगर तुमसे पूछा जाए टेंशन कितना होगा, वो सब कैलकुलेशन बहुत आसान है, फोर्स कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपल समझ में आता है, ठीक है। तो ये सब आप इसको अच्छे से डील कर लोगे। अब मैं एक दो चीजें थोड़ी छोटी रह गई हैं उनको बता देता हूँ। जैसे एक केस होता है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी जाए और फोर्स निकालना हो, क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है तुम्हें, अगर ये गिवन है ना, और फाइंड क्या करना है एफ, तो इसको कैसे करते हैं, एफ इज इक्वल टू लिखा जाता है -du/dx। ये du जो dx लिखा है ये x डायरेक्शन का लिखा है, यूनिट का, लेकिन कई बार क्या होता है इसको जनरलाइज किया जाता है, तो अगर मैं f निकालना होता है तो -du/dr लिखते हैं, dr मतलब पोजीशन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x y z तीनों। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझ आएगा। एक ऐसा लिखना है तुम्हें, f इज इक्वल टू माइनस, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, आई है माइनस पार्शियल, ये पार्शियल को डिफरेंशिएशन ही होता है बट लिखने के लिए पार्शियल लिखा जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय पार्शियल इन y और यहाँ j माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z, ये इनटू k, ये लिखा होता है, समझ आया? मैं इसको इधर लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन में एक एग्जांपल लूंगा तो तुम्हें वो बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मान लो आपसे कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2xy प्लस x²y प्लस zy है, ये पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट f एट 1, 1, 1 ये निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो f निकालिए, f इज इक्वल माइनस du/dx आई कैप माइनस du/dy j कैप माइनस du/z k कैप। जब पार्शियल क्यों बोला जाता है, इस पूरी इक्वेशन को जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो जो x होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है, पक्का। तो जब इसको लिखेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा जरा बात समझना, किसको वेरिएबल मान लो x को, तो x को तो 2y कांस्टेंट मान लोगे तो 2y बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना है 2y, यहाँ y को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x प्लस 2x, यहां ये पूरा कांस्टेंट मान लिया गया तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, और यहां i गया, ये एक पार्ट हो गया, पक्का। माइनस अब इसको y के रिस्पेक्ट में, तो 2x को कांस्टेंट मान लिया गया, y को वेरिएबल, y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, यानी कि 2x। यहां अब x² को कांस्टेंट मान लिया गया, y का डिफरेंशिएशन प्लस x², y का डिफरेंशिएशन 1, यहां प्लस z को कांस्टेंट मान लिया गया, y का डिफरेंशिएशन 1, पक्का। k का सॉरी j का,
माइनस। अब जरा देखो यहां ये कांस्टेंट, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में करो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 0, और यहां y को कांस्टेंट जेड का डिफरेंशिएशन बना। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम्हें ये किस जगह पे चाहिए था, 1, 1, तो सबकी जगह 1 रख दो, माइनस यहां 1 रखोगे तो 2 2 यानी 4, तो 4 आई कैप, माइनस यहां 1 यानी 2 1 1 2 यानी 4, समझ आ रहा है ना, 4 j कैप, माइनस यहां 1 k कैप, ये हटा दो यहाँ से, ये फोर्स वेक्टर आ गया। सिंपल बात है, इसको ऐसे लिखो क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी और इन सबका, है ना। कई बार ऐसे भी होते हैं, आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम फोर्स निकालो या मिनिमम फोर्स निकालो, तो जब तुम F निकाल लो, यहां से मान लो तुमने F फाइंड कर लिया, देखा यहां से क्या फाइंड कर लिया, F, और अगर तुम्हें F को क्या करना है, F मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, dF/dr करोगे और उसको करोगे 0, और यहां से फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ R, यहां से R की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उन R की वैल्यूज को यहां पुट कर दोगे इस वाले या इस वाले रिलेशन, समझ आया ना, तो वहां से तुम्हें F पता चल जाएगा, क्लियर समझ में? क्योंकि ये जब निकालोगे तो यही तो समझ आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन एक अभी लास्ट के पेपर में था, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। एक छोटी सी चीज केवल अभी इसमें नहीं मैंने बताई है, बाकी वर्क और एनर्जी आपका ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया। छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो क्लास में ही डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक छोटी सी चीज मैं कह देता हूँ, तुम देख लो, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज 1, 2, और यहाँ से एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ B पे ले जाता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 4, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, और उसको सपोज मैंने नाम दिया XI प्लस वाई जे कैप, 2 डायमेंशन मान लिया, ठीक है, तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा। देखो ऐसे क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या है, तुम मान लो कि यहां से यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको तुम dr कह रहे हो, तो dr वेक्टर हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो अगर यहां गए होंगे तो कुछ x में गया होगा तो उसको dx मानेंगे, और कुछ y में गया होगा तो उसको dy मानेंगे। अब वर्क डन की डिफिनेशन क्या होती है, दिस इज F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, dr बोलो या dx बोलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वैल्यू रखो जरा, देखो यहाँ गया x i कैप प्लस y j कैप और इनटू dx i कैप प्लस dy j कैप, ये हुआ कि नहीं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो x dx प्लस y dy, ये आ गया। अब इंटीग्रेट करो तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, देखो x कहाँ से आ रहा है, 1 से 2 तक, ये 1 से 2 तक, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 4 तक, ये तो इसका कितना हो जाएगा, x²/2 लिमिट 1 से 2 प्लस इसका कितना y²/2 लिमिट 2 से 4, वैल्यू निकालो, देखो जरा 2 रखोगे तो कितना है, 4/2 माइनस 1/2 प्लस 4 रखोगे तो 16/2 माइनस 2 रखोगे तो 4/2, 2 माइनस हाफ प्लस 8 माइनस 2 6, और ये कितना 4 माइनस 3/2 कितना आ गया, ये हो गया 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। ये आसान होता है, प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है वो देखना। मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, तुम करके मुझे कल लेक्चर में पूछना, जिसको ना आए जरूर पूछना, थोड़ा मजा आएगी इसमें। क्वेश्चन यही है, ए से बी तक ले जाना है, कोऑर्डिनेट भी वही है,
करना तभी मजा आएगी। ठीक है, फोर्स मैंने लगाया, अब ढंग समझना, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वर्क डन फाइंड करना है। याद रखना डी आर हमेशा वही माना करो। डी आर क्या होगा, मैं थोड़ा हिंट करता हूं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये यही मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, जब वर्क डन लिखोगे तो आएगा एफ इंटू डी आर, समझ आया कि नहीं? एफ दिया है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और इनटू इसको लिखोगे तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां ये मल्टीप्लाई होगा तो वाई डी एक्स बचेगा और प्लस एक्स डी वाई बचेगा, और ये जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ y है, यहाँ dx है, ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो सकता, यही तुम्हें करना है। अब सोचना है और सोच के मुझे बताना है कि कैसे इसको डील किया जा सकता है। क्लियर है? मैं बताऊंगा, लेकिन कल कोचिंग पे आप यहाँ पे डिस्कस करके आओगे, मुझे बताओगे, ठीक है? जिनका इंडिकेशन हो जाता है इसका मतलब वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो कैसे फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव। याद रखना, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव, जिनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है कंजर्वेटिव। बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, मे भी तुम्हें ऐसे दिए जाए, तो मैं एक आध तुम्हें बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो ऐसे कोई चेन रखी है, एक टेबल के ऊपर एक चेन ऐसे हैंग कर रही है, ये लेंथ, टोटल लेंथ चेन की L है और इतनी लेंथ को मैं बोल रहा हूं L/3। एक फोर्स यहां लगाया जा रहा है F का, बहुत स्लोली खींचा जा रहा है और बोला जा रहा है ये पूरी चेन जब टेबल के ऊपर आ जाए तो बताओ इस फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा। इसमें कुछ नहीं करना होता, प्लीज बहुत ढंग समझना। जो चेन हैंग कर रही होती है उसका सेंटर निकालो, उसका सेंटर टेबल से कितने नीचे होगा? L/6। पक्का? इतना समझ में आया? तो वर्क डन बाई एफ लिखो हमेशा, ये जितना है उसमें mg का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? m कौन सा? जो हैंगिंग पोर्शन था, किसका मल्टीप्लाई करते हो? क्योंकि पूरी चेन ऊपर चली गई तो हैंगिंग पोर्शन कितना है? अगर मैं कहूं कि L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/n। तो ये L/3 लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू L/3, यानी कि m/3। ये समझ में आया? तो इस हैंगिंग लेंथ का मास कितना हो गया? m/3। तो इसी को तो तुम ऊपर ले जा रहे हो, ये बात समझ में आई? तो कितनी लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे? यानी कि m/3 इंटू जी इंटू L/6, दिस इज इक्वल टू mg L/18। इतने जो क्वेश्चन कैसे करना है याद रखना है इनको, है ना? मैं लॉजिक सब बताऊंगा, सेंटर ऑफ मास से पढ़ाऊंगा। जितना पोर्शन हैंग कर रहा है उसका मास निकालो। मास कैसे निकालोगे? क्योंकि इसका मास तुम्हें दिया नहीं जाएगा, वो कहेगा L लेंथ है और मास m है, तो L लेंथ का मास m है तो एक लेंथ का मास होगा m/l, तो L/3 लेंथ का मास ये होगा। मल्टीप्लाई कर दो यार, तो इसका मास m/3 है। अब m/3 मास को ऊपर ले जाएगा, लेकिन L/3 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, सेंटर का मल्टीप्लाई करोगे। सेंटर कितना नीचे है टेबल के, आंसर आ जाएगा। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो कैसे। अब ये भी कहा जा सकता है, ये चेन है, एक सेकंड को, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूं। हालांकि उसमें सेंटर ऑफ मास का यूज है, ये सब याद रखना है। चेन वाले क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे एक क्वेश्चन होता है, थोड़ा टफ होगा बट फिर भी देख लो। ये ऐसे मान लो सर्कुलर टेबल, रेडियस r, ठीक है, इस पे ऐसे चेन है, फ्रिक्शन नहीं, ये ऐसे चेन है, ठीक है, रेडियस r दी गई तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 5r। फ्रिक्शन कहीं है। अच्छा बताओ, ये अभी तो रेस्ट पे, अगर इसको तुम थोड़ा खींच दो तो इधर स्लाइड करके गिर जाएगी, पक्का। जैसे मैंने इसको खींचा तो ये ऐसे हो गई,
ठीक, ऐसे होगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, v निकालना है, लेंथ कितनी है इसकी जरा बताओ, ये टोटल है पाई आर। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, पहले इसका सेंटर निकालो, सेंटर कहां पे, ये डिस्टेंस कितनी, इतनी डिस्टेंस कितनी, पाई आर बाई 2, पक्का। अब जब ये चेन ऐसे थी तो ये इसका सेंटर यहां होगा, वो तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया गया है, ये होता है 2r बाई पाई पे, यहां से। तो अगर तुम देखो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जरा देखो, ये हो जाएगी 2r बाई पाई प्लस पाई आर बाई 2, इतनी तो हाइट हो गई, और मास m इंटू जी। इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये लिखिए इस सिचुएशन की, समझ आई मेरी बात। और जब ये पूरी तरह नीचे गिर गई तो यहाँ की पोटेंशियल 0, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1/2 मास m और v स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। इसको तुमने 0 पोटेंशियल माना है ना सेंटर, आंसर निकालो, आ गया। ठीक है, समझ आया। तो वर्क और एनर्जी तुम्हारा उस हिसाब से पूरा खत्म हो गया है। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस वो सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इतना पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे। ठीक है बेटा, और कल सेंटर पे आप लोगों को आज आना है, वर्क एनर्जी के सारे क्वेश्चंस तो वो सब लगा के, ताकि इसके डाउट वगैरह सब डिस्कस हो जाए। ओके, चलो।